गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इंग्लिश लिटरेचर के और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल जेबी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये कंपोज हुई थी 1804 में और फ्रेंड पब्लिश्ड हुई थी 1809 में। ठीक है, और इट्स फ्रेंड्स ये 1789 और 1790 के बीच की जो कहानी है इन्होंने अपनी पोयम में इंक्लूड की है। ठीक है, जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रील्यूड इंक्लूडेड इन बुक 11। और फ्रेंड्स जो ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये इनकी प्रील्यूड बुक है, उसमें इंक्लूडेड है। प्रील्यूड नाम से एक इनका वर्क है और उसमें इंक्लूड है ये बुक 11th में। ओके, देयर आर 3 बुक्स इन विच वर्ड्सवर्थ हैज मेंशन्ड फ्रांस। दीज आर 9th, 10th एंड 11th। तो फ्रेंड्स जो प्रील्यूड बुक है इनकी उसमें इन्होंने 9th, 10th और 11 इनमें फ्रांस के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, फ्रांस के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम इज। ओपनिंग लाइन्स क्या है फ्रेंड्स? ओ प्लीज एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय फोर माइटी वर द ऑक्सिलरी विच देन स्टूड। ये है इसकी ओपनिंग लाइंस, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है। ओ प्लीज एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, दिस पोएम इंडिकेट्स द रिवॉल्यूशन एम्फेसाइज ऑन मेंस इक्वलिटी एंड द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये क्या इंडिकेट करती है? रिवॉल्यूशन एम्फेसाइज ऑन मेंस इक्वलिटी, जो लोगों में इक्वलिटी मतलब समानता की बात करती है, एंड द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, और जो आम आदमी है उनकी भाषा को, मतलब भाषा इन द सेंस उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है उसे उजागर करती है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट है दिस पोएम कैन बी रीड इन 3 पार्ट्स। फ्रेंड्स ये पोएम जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़ी जा सकती है। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द इनिशियल रिस्पॉन्स टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ओबियस एंथुसियाज्म। जो पहला पार्ट है वो फ्रेंड्स किसकी बात करता है? स्टार्टिंग में क्या रिस्पॉन्स था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एंड ओबियस एंथुसियाज्म। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द ग्रोइंग मिडल क्लास एंड ऑप्रेस्ड वर्किंग क्लास बोथ ग्रीटिंग द बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स इसमें पता चलता है फर्स्ट पार्ट में हमें कि जो मिडिल क्लास थी और ऑप्रेस्ड वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास थी, जो मतलब मज़दूरों वाली जो क्लास होती है, उन पे क्या क्या अत्याचार किए जा रहे थे, और जो मिडिल क्लास में चेंज हो रही थी, मतलब जो उभरते हुए मिडिल क्लास लोग, उन लोगों ने क्या किया था? ग्रीटेड द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दोनों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या किया है? धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है। The second part deals with the shaping of French Revolution. It reflects the doctrines of Godwin, which was related to reason and rational, that man will rise to great height and yet not sacrifices his basic nature. तो फ्रेंड्स सेकंड पार्ट में वर्ड्सवर्थ जी क्या बात करते हैं? ये बात करता है शेप की, शेप ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट रिफ्लेक्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉडविन। गॉडविन की कौन सी थ्योरी आई थी? गॉडविन के सिद्धांत की बात करता है कि रीजन एंड रेशनल, जो आनुवांशिकी है और जो कारण है, उन दोनों को क्या करता है? उन दोनों के बारे में यहाँ पे बात करी है वर्ड्सवर्थ जी ने सेकंड पार्ट में। दैट मैन विल राइज टू ग्रेट हाइट,
कि मनुष्य जो है वो कितना भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन यट नॉट सेक्रीफाइस हिज बेसिक नेचर, लेकिन वो फिर भी क्या नहीं कर सकता है, अपना जो उसका बेसिक नेचर है, जो उसका अपना मूलभूत स्वभाव है, उसे वो त्याग नहीं सकता है। इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम डील्स विद द पोइट्स रिस्पॉन्स टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जो थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स पोएम का, वो किससे रिलेट करता है कि पोइट का जो रिस्पॉन्स है, वर्ड्सवर्थ जी का रिस्पॉन्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के, वो क्या है, एट पर्सनल पॉलिटिक्स लेवल। पर्सनल आस्पेक्ट्स क्या हैं और पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी रीड एज अ रिस्पॉन्स टू पर्सनल लॉस। और फ्रेंड्स उन्होंने माना है कि कहीं ना कहीं ये एक क्या प्रत्युत्तर रहेगा, एक रिस्पॉन्स रहेगा किस चीज़ का, कि मनुष्य ने अपना कुछ खोया है। ओके, विच लीड्स टू हिज कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स पॉलिटिक्स। और ये बात करते हैं किसकी, ये दिखाता है क्या, वर्ड्सवर्थ के जो कंजर्वेटिव जो थॉट्स हैं, एटीट्यूड है टुवार्ड्स पॉलिटिक्स, वो दिखाता है कि उनकी जो सोच है वो क्या है पॉलिटिक्स को लेकर के, राजनीति के बारे में उनके क्या क्या मतलब क्या विचार हैं। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू और एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द ग्रेट रिजल्ट्स, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे, उम्मीद करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा, और उससे मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उन्हें क्या थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीद थी। Feeling of deterioration and failure can be seen in the minds of Wordsworth in the part third। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या दिखाया गया है कि उनके अंदर क्या भावना आई थी, डिटेरियोरेशन पतन की भावना, फेलियर मतलब कि वो सक्सेस नहीं हुए हैं, मतलब असफलता की भावना देखी जा सकती है इन द माइंड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन पार्ट थर्ड। जो लास्ट है पोएम में, उसमें क्या दिखाया गया है कि वो मतलब कुल मिलाकर के सेटिस्फाइड नहीं हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ऑल्दो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड with this French Revolution, but in last two lines of the poem Wordsworth gives a message with optimism to human beings। तो फ्रेंड्स यद्यपि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी हम बात कर रहे थे कि वो सेटिस्फाइड नहीं है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बट इन लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम वर्ड्सवर्थ गिव्स अ मैसेज विद ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन बीइंग। लेकिन फिर वो लास्ट में क्या करते हैं, जो लास्ट की दो लाइन है फ्रेंड्स, उनमें वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं किसको, ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्य जाति को, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का, ऑप्टिमिज्म का, आशावाद का। He is hopeful that individuals will be able to exercise and reach the level where they will realize their mistakes and overcome that। Thus we can say the poem ends with the optimistic aspects। वह होपफुल है, कौन, वर्ड्सवर्थ जी होपफुल हैं दैट इंडिविजुअल्स के लोग क्या करेंगे, एक दिन एबल होंगे एक्सरसाइज एंड रीच द लेवल, मेहनत करेंगे और उस लेवल पे पहुंच जाएंगे वेयर दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक, जहां पर वे अपनी गलतियों को क्या करेंगे, रियलाइज, महसूस करेंगे, एंड ओवरकम दैट, और इन सभी से क्या हो जाएंगे, इन सभी पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इन सभी से बाहर आ जाएंगे। दस वी कैन से द पोएम एंड्स विद द ऑप्टिमिस्टिक एस्पेक्ट्स। और फ्रेंड्स हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पोएम जो है वो पॉजिटिव होपफुलनेस में क्या हुई है, ख़त्म हुई है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज नॉट टोटली फेलियर, वर्ड्सवर्थ ट्राई टू फाइंड होप एंड ऑप्टिमिज्म हेयर। तो फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह से क्या नहीं है, फेलियर नहीं है, असफलता नहीं कह सकते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें असफलता ही मिली है, जबकि हम इसमें क्या उम्मीद देख सकते हैं, आशावाद को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये तो हो गई हमारी इसका मतलब क्या था, फैक्ट्स क्या थे, है ना। तो फ्रेंड्स अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसकी
क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि जो हमने पढ़ा है अभी वो हमारा रिवाइज हो सके। ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रील्यूड बुक 11, प्रील्यूड बुक सेकंड, प्रील्यूड बुक थर्ड, प्रील्यूड बुक फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्रील्यूड बुक 11। तो फ्रेंड्स, बुक 11 में क्या है, इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है द प्रील्यूड बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओह प्लीजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द ए ऑप्शन इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लूसी, लिरिकल बैलेड्स, नन। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसकी ये फर्स्ट लाइन है और ओपनिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, थ्रू दिस पोएम द पोइट हैज़ फुली। तो फ्रेंड्स, आगे हमें लिखना है क्या? ऑप्शन नंबर 1 है, ग्लोरीफाइड द करेज एंड जील ऑफ फ्रेंच पीपल, glorified the industrial economic situation of the French people, both, none। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, थ्रू द पोएम द पोइट हैज़ फुली ग्लोरीफाइड द करेज की बात करता है, एंड जील मतलब उत्साह की बात करता है, फ्रेंच लोगों के उत्साह और करेज की बात करता है, किसमें? इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। स्लोगन क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 इज राइट ऑफ इक्वलिटी, स्लेवरी, फ्रेटर्निटी अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द क्रूअल किंग। राइट्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द क्रूअल किंग, बोथ, नन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वलिटी समानता की बात कर रहा है, और दासता की और फ्रेटर्निटी की। तो फ्रेंड्स, ये तो सही हो ही नहीं सकता, जब इक्वलिटी की बात करेंगे तो स्लेवरी की बात थोड़ी करेंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी समानता की और स्वतंत्रता की, ये दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी अगेंस्ट द टायरनी ऑफ क्रूअल किंग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं अगेंस्ट द टायरनी ऑफ क्रूअल किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लिस वॉज इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। और फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा टीजीटी 2010 में और 2010 पीजीटी में भी। ओके, तो फ्रेंड्स, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं। द फ्रेंच सिटीजन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टू मिल्टन, लिरिकल बैलेड्स। तो फ्रेंड्स, ये लाइन जो ली गई है ये है हमारी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ क्लासिफाइज द पीपल ऑफ टाइम इन टू काइंड्स, विच आर दे काइंड्स। दो टाइप में लोगों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, और वो दो काइंड्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज हु वर इनर्ट एंड लाइफलेस एंड दोज हु वर अलाइव। ऑप्शन नंबर बी, हु वर फाइट एंड दोज हु वर लाइव इन फ्रेंच, लिव इन फ्रेंच। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हु वर इनर्ट एंड लाइफलेस एंड दोज हु वर अलाइव। ओके, इन दोनों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब्स द ब्लैंक है फिर फेज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो किसका डिस्क्रिप्शन देता है, इट्स इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल।
किस फेज में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि किस फेज में बात करता है माइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, जो मतलब लोगों के माइंड पर जो इफ़ेक्ट पड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो किस फेज में पड़ा। क्वेश्चन ये है किस फेज में पड़ा। तो फ्रेंड्स लेटर फेज, अर्लीस्ट फेज, बिफोर रिवॉल्यूशन, आफ्टर रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द अर्लीस्ट फेज। स्टार्टिंग का जो फेज था उससे फर्क पड़ता है इंटेलेक्चुअल्स पर। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज सेपरेटली रिप्रिंटेड इन द पोएम्स ऑफ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो वर्क है ये दोबारा से प्रिंट किया गया था किन में, इन द पोएम्स ऑफ, किस किस ईयर्स की पोएम में इसे फिर से पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 1814, 1815, 1823, 1843। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1815। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड्सवर्थ in French Revolution greeted with enthusiasm but in the end turned away from it in option number A Dream of Utopia, Horror at its Excess, The Actual World, None। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स, हॉरर एट इट्स एक्सेस। स्टार्टिंग में क्या थे, वो खुश थे, एंथुसियाज्म था उनमें, लेकिन वे बाद में लास्ट में एट लास्ट में क्या हो जाता है, क्या हो जाते हैं, हॉरर एट इट्स एक्सेस। उनके मन में एक हॉरर ओरिजिन हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द पोएम इज इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। पोएम कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पहले हो भी चुका है, देख लेते हैं फिर भी। ऑप्शन नंबर 1 इज द प्रील्यूड, एक्सकर्जन, लिरिकल बैलेट्स, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स द प्रील्यूड से लिया गया है, आपको पता ही है, और कौन सी, बुक 11 से, बुक 11 से। नेक्स्ट है इट इज़ एडिटेड बाई, इट इज़ यूज्ड फॉर हेयर, फॉर किसके लिए यूज हुआ है इट यहाँ पे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा एडिट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है कॉलरिज, सेकंड इज वर्ड्सवर्थ, डोरोथी, सॉरी ये डोरोथी टाइप किया था, रॉन्ग टाइप हो गया, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एस.टी. कॉलरिज, कॉलरिज ने इसे एडिट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, दिस लाइन टेकन फ्रॉम विच स्टेंजा। फ्रेंड्स ये पहले क्वेश्चन था कि किस वर्क से ली गई हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किस स्टेंजा से ये लाइंस ली गई हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारी फर्स्ट स्टेंजा से, सेकंड स्टेंजा से, और थर्ड से, और फोर्थ स्टेंजा से। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट स्टेंजा से हमारी ये लाइंस ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वी फाइंड अवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल, इट इज लास्ट लाइन ऑफ विच स्टेंजा। तो फ्रेंड्स ये है हमारी फर्स्ट लाइन स्टेंजा, लास्ट लाइन, थर्ड लाइन, और फ्रेंड्स नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा द लास्ट स्टेंजा से ये लाइंस हमारी ली गई। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड्स यूज्ड इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स पूछा गया है कि वर्ड्स कौन सा यूज हुआ है इस पोएम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, बोथ, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स जब ब्लैंक पूछा गया होगा तो फ्री नहीं होगा, दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फ्री वर्ड्स। क्या है,
फ्री वर्ड्स में लिखी गई है ये लाइन। नेक्स्ट है एट अ सेपरेट पोएम इट वॉज कंपोज्ड एट डव कॉटेज ग्रासमेयर इन। देखो एक तो प्रील्यूड में तो इंक्लूड किया ही गया था फ्रेंड्स इसे, अगर सेपरेट पोएम जैसे पब्लिश हुई है तो ये कहाँ पे हुई थी, कंपोज हुई थी, सॉरी, इट वॉज कंपोज एट डव कॉटेज ग्रासमेयर। तो फ्रेंड्स किस ईयर में हुई है, 1505, 1506, 1806। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो 1804 में कंपोज हुई थी और 1806 में, सॉरी 1804 में हमारी ये 1804 में पब्लिश वो प्रिंट वो हुई है कंपोज्ड। ओके नेक्स्ट है इट वॉज इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड इन द मैगजीन। यह कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई थी, द फ्रेंड्स, द फ्रेंड, द क्रॉनिकल, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फ्रेंड। याद रखना फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड है, फ्रेंड, ओनली फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड मैगजीन में ये पब्लिश्ड हुई है। द पोएम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सॉरी गाइज फॉर दिस, बट फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस में हुई थी, द फ्रेंड मैगजीन, अभी हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइट ऑफ हॉक्स एंड डव्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन विच वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स ये हॉक्स एंड डव्स जो हैं फ्रेंड्स, ये उस टाइम के क्या थे, टू ग्रुप्स थे, ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे बार ऑफ रोजेज में था ना, टू टाइप्स ऑफ रोजेज थे, है ना, ऐसे ही ये क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हॉक्स एंड डव्स, ये टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं। और डव्स जो हैं वो क्या चाहते हैं फ्रेंड्स, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं ना। तो ये हैव बीन प्रेजेंटेड इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो ये दोनों ग्रुप किस वर्क में वर्ड्सवर्थ के में देखने को मिलते हैं, द प्रील्यूड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फाउंटेन, टिंटन अवे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये दोनों ग्रुप में देखने को हमें मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वर्ड्सवर्थ कंपोज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। जब वर्ड्सवर्थ जी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंपोज किया था तो उस टाइम पर फ्रांस का किंग कौन था, राजा कौन था, वहाँ पर कौन शासक था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 इज किंग लुइस 14, नेपोलियन, किंग लुइस 15, किंग लुइस 16। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किंग लुइस 16 था फ्रेंड्स। ओके एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लाइन्स। फ्रेंड्स जो पोएम है उसमें कितनी लाइन्स हैं, 40 लाइन्स, 50 लाइन्स, 30 लाइन्स, 75 लाइन्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40 लाइन्स। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने हमारा चैनल JV स्टडी हब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फ्रेंड इसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।